प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान के अध्याय 5 को हम लोग जो कि है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, इसको पूरी तरह डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण कीवर्ड आते हैं यानी कि जिसमें जो चीज समझने वाला आपको आ रहा है, जैसे कि देखिए यहाँ पर आ रहा है वनोन्मूलन का परिणाम, वनोन्मूलन का कारण, ये सारी की सारी चीजों को हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। सूखा क्या होता है, मरुस्थलीकरण क्या होता है ना, वन्य प्राणियों का संरक्षण क्या होता है, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, आरक्षित जैव मंडल क्या होता है, उसके बाद जैव आरक्षित क्षेत्र क्या होता है, जैव आरक्षण क्या होता है ना, पौधे एवं जंतु किस तरह से एक दूसरे से संबंधित है, प्राणी जात वनस्पति जात क्या होता है, उसके बाद विशेष क्षेत्रों की प्रजाति के बारे में देखेंगे हम लोग, उसके बाद देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, उसके बाद हम लोग देखेंगे रेड डाटा पुस्तक के बारे में, संकटापन्न जंतु के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रवास के बारे में जानेंगे और पुनर्वनरोपण के बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, यानी कि हम जैव विविधता, जैव आरक्षण क्षेत्र, वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण परितंत्र, संकटापन्न स्पीसीज, उसके बाद विशेष क्षेत्रीय विलुप्त स्पीसीज, प्राणी जात, वनस्पति जात, प्रवासी पक्षी, है ना, राष्ट्रीय उद्यान, रेड डाटा बुक, पुनर्रोपण और अभ्यारण्य, इन सभी चीजों को हम लोग देखते हुए इसका प्रश्न उत्तर को देखेंगे। उसके बाद फिर आगे सारे के सारे प्रश्न उत्तर पर चर्चा कर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्लास 8 का विज्ञान का आपका जो चैप्टर नंबर 5 है, प्राणी एवं जो विविधता वाला चैप्टर है, क्या है, विविधता वाला चैप्टर है, इस चैप्टर को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वनो उन्मूलन या वन उन्मूलन क्या है। देखिए, वनो उन्मूलन मतलब होता है कि वनों की अंधाधुंध कटाई करना, जिससे वनों का क्षेत्र धीरे धीरे घटता जाए, उसे कहते हैं वनोन्मूलन। जैसे कि मान लीजिए कि पहले किसी क्षेत्र में मान लिया जाए कि ये कोई एक राज्य था, इसमें क्या था, इसमें इतने क्षेत्र पर वन थे, इतने क्षेत्र पर क्या थे, वन थे। धीरे धीरे काटते 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 हमने वन यहां तक पहुंचा दिया, है ना, यानी कि हमने इतने वन को काट दिया, इतने वन को क्या कर दिया, काट दिया। तो इतने वन को जो मैंने काटा, इसी प्रक्रिया को कहते हैं वनो उन्मूलन। क्या कहते हैं, वनो उन्मूलन कहते हैं। तो वनों की कटाई या वन क्षेत्र में लगातार कम होना वनो उन्मूलन कहलाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कृषि विस्तार। कारण याद रखिए, कारण अति महत्वपूर्ण होता है। आपको प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि वनो उन्मूलन के कारण कौन कौन से हैं, या फिर अगर सब्जेक्टिव में पूछा तो पूछेगा वनो उन्मूलन के कारण क्या है, उसे लिखिए, है ना। तो इस प्रश्न, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें 5 स्टार लगा दीजिए, है ना, क्योंकि आप किसी भी क्लास में पढ़ें, आप किसी भी क्लास में पढ़ें, ये प्रश्न आपको पूछा ही पूछा जाएगा, चाहे वो 9 क्लास हो, 8 क्लास हो, भूगोल पढ़ें या फिर विज्ञान पढ़ें, हर चैप्टर में, हर क्षेत्र में आपको ये प्रश्न पूछने को मिलेगा, है ना, हर जगह ये प्रश्न देखने को मिलेगा वनोन्मूलन। तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से समझिए और आगे देखिए, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत व्यवहारिक है। उसके बाद कि क्या, कृषि का विस्तार। देखिए, हम लोग पहले कृषि तो करते नहीं, शुरुआत में जब मानव इंसान पर धरती पर आया होगा तो उन्होंने क्या कृषि करनी शुरू करी होगी, नहीं, पहले वन ही वन होगा हर जगह। आप या फिर आप पता कीजिए, आप जहां पर भी बैठे हैं ना, वहां पर भी पहले वन या जंगल या मैदान कुछ ना कुछ था वहां पर, पहले तो घर नहीं था ना। तो वहां पर क्या हो गया, कृषि करने के लिए, हम लोग कृषि करने के लिए, खेत बनाने के लिए, है ना, क्या करते हैं, वनों को काट देते हैं, लकड़ियों को काट देते हैं। तो वनोन्मूलन का सबसे प्रमुख कारण एक हो गया कृषि विस्तार। क्या हो गया, कृषि विस्तार। इसको आप स्टार लगाइए। उसके बाद लकड़ी की प्राप्ति, है ना, लकड़ी की प्राप्ति। देखिए, अब आप जिस पलंग पर बैठे हैं वो पलंग लकड़ी का बना है, आप जिस चौकी पर बैठे हैं वो लकड़ी का बना है, आप पढ़ने के लिए जिस बेंच पर बैठते हैं वो भी किससे बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है। तो लकड़ी की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं, वनों को अंधाधुंध काटते हैं, है ना। तीसरा है उद्योग के लिए। उद्योग लाखों वर्ग किलोमीटर में फैला है आज के दुनिया में, है ना। तो उद्योग को बनाने के लिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने के लिए भी जंगलों की सफाई की जाती है, क्योंकि पहले जंगल ही जंगल थे धरती पर, कहीं पर भी खाली जगह नहीं था। लेकिन जहां पर भी आज कुछ चीजें, नई चीजें बन रही है, वहां पर क्या था, जंगल को काट करके ही बनाया जा रहा है। तो उद्योग हो गया एक। उसके बाद सड़क निर्माण के लिए, आप देखे होंगे कि आप जहां से सड़क, आप जिस सड़क पर चलते हैं ना, वहां पर आप नया सड़क अगर बनते हुए देखते होंगे कि पहले उस पर बहुत सारे पेड़ इत्यादि हुआ करते थे, सांकरा रास्ता था, अब उसको फैला करके चौड़ा किया गया। चौड़ा करने के चक्कर में क्या किया गया, सारा का सारा पेड़ को काट दिया गया। अब सरकार क्या कर रही है कि पेड़ के किनारे पेड़ भी लगा रही है, जिससे वनों की जो प्रतिशतता है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, उसके बाद है बढ़ती मानव की आबादी। अब मानव की आबादी बढ़ रहा है,
उसको बसने के लिए बस्तियां चाहिए, शहर चाहिए, नगर चाहिए, तो शहर, नगर, बस्तियां इत्यादि बनाने के लिए भी वनों को काटना जरूरी है ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको चलिए हम एक अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि ये एक महिला है। कौन है ये क्या है? एक महिला है, और इस महिला का नाम आपको पता ही हम क्या रखते हैं, है ना। इस महिला का नाम क्या है? इस महिला का नाम है फगुनिया। क्या नाम है इसका? फगुनिया है ना। क्या नाम है इसका? फगुनिया, ठीक है। तो फगुनिया को जरूरत पड़ी, फगुनिया को जरूरत पड़ी घर की। किसकी जरूरत पड़ी? घर की। तो इसने क्या क्या किया घर बनाने के क्रम में? सबसे पहले जमीन चाहिए इसको। क्या चाहिए? जमीन। जमीन पे पहले क्या था? जंगल था, उसको काट दिया इसने, वनोन्मूलन का कारण। उसके बाद इसने जब घर बनाया तो उसमें चाहिए इमारती लकड़ी। क्या चाहिए? इमारती लकड़ी, खिड़की, दरवाजा इत्यादि बनाने के लिए, है ना। इसमें भी इन्होंने क्या किया? इन्होंने लकड़ी चाहिए, तो लकड़ी चाहिए, लकड़ी कहां से आएगा? वन से। कहां से आएगा? वन से। तो वन को काटा इन्होंने। उसके बाद इसको क्या चाहिए? इसको क्या चाहिए? जलावन चाहिए। क्या चाहिए? खाना बनाने के लिए जलावन। इसके लिए भी क्या काटना पड़ेगा? वन काटना पड़ेगा, है ना। इसको और तमाम जरूरत की चीजों के लिए, है ना, तमाम जरूरत की चीजों के लिए और भी चीजें जो चाहिए उसके लिए भी क्या करेगी? वन पर ही निर्भर है, ठीक है। तो इसीलिए अब ये क्या करती है? इस शहर में लकड़ियां जाकर के बेच रही है, उसमें भी वन को काटा जा रहा है। तो वन काटने के बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। तो फगुनिया को समझाना पड़ेगा। फगुनिया को क्या करना पड़ेगा? समझाना पड़ेगा कि नुनुआ तुम देख, क्या करो, तुम एक पेड़ अगर काटो, एक पेड़ अगर काटो तो उसके जगह एक नया पेड़ क्या करो? लगा दो, है ना। यही नियम है प्रकृति का। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है वन्य जीव का संरक्षण। ये कैसे करते हैं? सबसे पहले वन्य जीव अभियान, राष्ट्रीय उद्यान, जैव राष्ट्रमंडल, जैव आरक्षित क्षेत्र। तो वन्य जीव अभ्यारण्य होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? वन्य जीव अभ्यारण्य, है ना। तो बच्चों देखो हमारे पास ना आपके क्लास की बुक भी है। इस बुक को मैं आपको दिखाता हूँ, चैप्टर इसमें है ना। तो हम इसी बुक के आधार पर जो जो पॉइंट हमारे पास बनते जा रहे हैं ना, उस सारे पॉइंट को हम बताते जाएंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए, सबसे पहले हमने वनोन्मूलन और उसका कारण देख लिया। अब है वनोन्मूलन का परिणाम क्या होगा, है ना। वनोन्मूलन का परिणाम क्या होने वाला है? तो सबसे पहले अब देखते हैं वनोन्मूलन का परिणाम, क्या प्रभाव। तो जैव विविधता में कमी। क्या होगा इसमें? जैव विविधता में कमी होगा। क्या होगा? जैव विविधता में कमी होगा। उसके बाद जैव विविधता क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे। मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा अपरदन होता है कि मिट्टी का कट कर, फट कर, है ना, एक जगह से दूसरे जगह बह करके चले जाना, इसको क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं, ठीक है। ये भी अति महत्वपूर्ण है, वनोन्मूलन के प्रभाव, इसको भी नोट करके रखना है। जैव विविधता में कमी। अच्छा, जैव विविधता देख ही लेते हैं क्या होता है। देखिए, पृथ्वी पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ विविधता होती है। तो एक जीव दूसरे जीव से कैसे अलग है, कैसे एक दो जीव दूसरे जीव से अलग रह रहे हैं, उसकी क्या प्रकृति है, क्या प्रक्रिया है ना, इन सब अध्ययन को कहते हैं जैव विविधता। क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। ओके राइट, कोई दिक्कत? मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा का कट करके, दह करके, बह करके एक जगह से दूसरे जगह जाना, उसको कहते हैं मृदा अपरदन। क्वेश्चन आपका ये भी आएगा कि मृदा अपरदन के कारण क्या है, लेकिन जब ये आएगा तब हम उस वहां पर देख लेंगे, ठीक है। जलवायु क्या है? जलवायु में परिवर्तन और वन्य जीवों का आवास। देखिए, एक होता है जलवायु। क्या होता है? जलवायु। क्या होता है? जलवायु। और एक होता है मौसम। क्या होता है? मौसम। आज का मौसम बहुत सुहाना है, यानी कि मौसम सप्ताह, 2 सप्ताह, महीना में जो बदलाव होता है उसको क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। और जलवायु क्या होता है? जो लंबे समय से चला आ रहा है, वर्षों से जैसा वहां की परिस्थिति है, उसको कहेंगे जलवायु। क्या कहेंगे? जलवायु। जैसे कि हमारे यहाँ क्षेत्र, बिहार की क्षेत्र की जलवायु जो है, ये लगभग उष्ण है। क्या है? उष्ण है, यानी कि यहाँ पर की जो जलवायु है ये ऐसी है। देखिए, पृथ्वी की यहाँ पर शीत जलवायु, उसके बाद फिर यहाँ पर जो होता है बीच में, ये होता है उष्ण जलवायु। तो हमारा शीत और उष्ण दोनों मिला करके है, इसलिए यहाँ की जलवायु जो है शीतोष्ण जलवायु। कैसी जलवायु है? शीतोष्ण जलवायु है। तो जलवायु का चैप्टर जब आएगा तो वहां पर हम लोग डिटेल से इसको देखेंगे। वन्य जीवों के आवास का नाश। देखिए, वन को काटेंगे, वनोन्मूलन अगर होगा तो वन्य जीव जो है उसका तो आवास नाश हो जाएगा, है ना, वो तो चौपट जाएगा उसका घर, क्योंकि उसका घर ही क्या है? उसका घर ही जंगल है ना। वन्य जीवों का, वन्य जीव कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। उसका घर ही जंगल है, और जंगल काट देंगे तो वो क्या हो जाएगा? उसका घर बिगड़ जाएगा, तो उसका नाश होने लगेगा। उसका क्या होने लगेगा? उसकी स्थिति खराब हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि आपका घर ही ना हो, तो
आप रहेंगे सही से नहीं रह पाएंगे, आप अस्वस्थ हो जाएंगे और धीरे धीरे आप क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। उसी तरह वो लोग भी होते हैं, वन में रहने वाले जो जीव होते हैं, वन्य जीव जो होते हैं वन में रहने वाले ना, उसके साथ भी ऐसा ही होता है। वो क्या होते हैं, धीरे 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 उसकी स्थिति खराब होती जाती है और वो उसकी संख्या बहुत कम होती जाती है। उसी का जिसका जिसका संख्या कम होता है उसको रेड डाटा बुक में नोट किया जाता है। तो रेड डाटा बुक के बारे में आगे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप हमको ये जरूर बताइएगा, आप हमको ये जरूर बताइए कि मैंने जो फगुनिया का फोटो बनाया कैसा फोटो बना है ना। इस चीज को जरूर कमेंट में बताइएगा। कह रहा है वन्य जीव अभियान नहीं अभ्यारण्य, क्या अभ्यारण्य। तो देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है, ठीक है। आगे वन्य जीव अभ्यारण्य है, मैं बुक से भी मिला लेता हूँ अगला पॉइंट क्या है ना, बुक के अनुसार ही चलेंगे। मरुस्थलीकरण है सूखा पड़ना, सूखा पड़ना तो आपको पता है बारिश पर्याप्त नहीं होगी सूखा पड़ जाएगा। अब एक वर्ड है आपके पास मरुस्थलीकरण, क्या है मरुस्थलीकरण। ये क्या होता है, देखिए जब वर्षा पर्याप्त ना होता है, मौसम में अनावश्यक बदलाव हो जाते हैं, तो कुछ क्षेत्रों की मिट्टियां जो होती है उपजाऊ धीरे धीरे बंजर की तरफ चली जाती है। उपजाऊ से कहां चली जाती है, बंजर की तरफ चली जाती है। और वो मिट्टी में उपज नाम का कोई चीज रहता नहीं, उसकी ह्यूमस खत्म हो जाता है ना, उसकी उर्वरा क्षमता खत्म हो जाती है। उर्वरा क्षमता, ह्यूमस इत्यादि के बारे में हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े हैं, है ना, फसल चक्रण में। आप उनका भी वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं चैनल में जाकर के। तो मरुस्थलीकरण के बारे में हम लोग ये जाने कि मरुस्थलीकरण क्या होता है। इसमें मिट्टी का धीरे 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 जो गुण होता है, मिट्टी की जो अच्छी गुणवत्ता होती है, उन गुणवत्ता में धीरे 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 कमी आने लगती है और धीरे धीरे मिट्टी किसी भी प्रकार का फसल उगाने में सक्षम नहीं होती है। इसी प्रक्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका है वन्य एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है वन्य जीव संरक्षण, वह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास किसी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित होते हैं। देखिए यहां पर क्या होता है, जंतु क्या होता है, जंतु और उसका आवास, है ना। यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य वो होता है, वन्य जीव अभ्यारण्य वो होता है जिसमें वन्य जीव, है ना, वन्य जीव या जंतु के आवास को, किसको, आवास को सुरक्षित रखा जाता है। कहां रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है ना। उसके आवास को क्या रखा जाता है, सुरक्षित रखा है ताकि वो वहां पर आराम से रह सके, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, इस चीज को देखते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान वो होता है जहां पर आराम से प्राकृतिक तौर पर, जैसे कि इस क्षेत्र को हम लोग पकड़ लिए, मान लिया जाए कि आप जहां है आपका घर है, आपका घर ना आपके लिए राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। आप वहां पर प्राकृतिक तौर पर, है ना, प्राकृतिक तौर पर आराम से रह सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, है ना, रह सकते हैं। तो आपका घर जो है वो क्या है, आपके लिए राष्ट्रीय उद्यान है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आपके लिए, आपका ये पूरा दुनिया जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। मतलब समझिए बात को, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। क्या होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र जहां पर शिकार करना इत्यादि इत्यादि कामों पर बाधा लगी होती है। यानी कि वहां पर जाकर के आप किसी जानवर को मार नहीं सकते हैं, ये सब चीजें वहां जाकर के नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये होता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, मतलब कि वहां वो ये बड़ा क्षेत्र होता है। ये क्या होता है, बड़ा क्षेत्र होता है और यहाँ पर अनेक सारे जीवों के बारे में उसको संरक्षण दिया रहता है। लेकिन ये क्या होता है ना, समझिए बात को, देखिए इस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से बीच से सड़क भी जा सकता है ना, बीच में एक गांव भी हो सकता है ना। ये बड़ी चीज, बड़े क्षेत्र को ले लिया जाता है ना। जैसे कि 4, 5, 6 जिला को आसपास आपस में मिला लिया और एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बना दिया। लेकिन इसमें होगा क्या, इसमें होगा कि इसमें प्रकृति के सभी जीव आराम से रहेंगे, उनका हनन या उनका हरण या उनका शिकार नहीं किया जाएगा, है ना, उसका हंट नहीं किया जाएगा। ये क्षेत्र होता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अब क्या है, अब राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान में किसी खास जानवर को, किसी खास जानवर को क्या किया जाता है, किसी खास जानवर को रहने के अनुकूल अगर बना दिया गया तो उसको कहेंगे राष्ट्रीय उद्यान। तो ये पूरी पृथ्वी जहां पर आप जाते हैं, पूरा शहर आपका, है ना,
वो क्या है आपके लिए, जैव मंडलक्षी क्षेत्र है, क्योंकि आप इसमें जा सकते हैं, रह सकते हैं, आराम से काम कर सकते हैं, नियम कानून है कि आपको कोई मार नहीं सकता है, आपको कोई ऐसा नहीं कर सकता, आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है, तो ये सब नियम कानून है। तो ये आ गया जैव मंडलक्षी क्षेत्र। राष्ट्रीय उद्यान आपका घर हो गया, आप अपने घर में आराम से रहते हैं ना, आपको अलग से संरक्षण प्राप्त है आपके घर में, तो ये हो गया आपका राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य, ये क्या होता है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है, तो वन्य जीव जंतुओं के आवास को सुरक्षित रखना, है ना। जैसे कि मंकी, बंदर को रहने के लिए पेड़ चाहिए, तो उस पेड़ को सुरक्षित रखने की जो जिम्मेदारी लेती है, जिस क्षेत्र में वो काम, वो नियम लागू होता है, उस क्षेत्र को कहते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका वनस्पति जात और प्राणी जात। ठीक, यही है वनस्पति जात और प्राणी जात। देखिए वनस्पति जात क्या होता है और प्राणी जात क्या होता है। ठीक है, देखिए जब किसी क्षेत्र में, जैसे कि आपके क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के जानवर दिखते होंगे और कुछ और क्षेत्र में अलग प्रकार के जानवर मिलते होंगे, तो किसी क्षेत्र विशेष में, है ना, क्या, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले वनस्पति, क्या, वनस्पति, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले वनस्पति, उसको क्या कहते हैं, वनस्पति जाति कहते हैं। क्या कहते हैं, वनस्पति जात। क्या कहते हैं, वनस्पति जात, जाति नहीं, वनस्पति जात कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्राणी जात क्या होता है, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले किसी विशेष प्रकार के प्राणी, जैसे कि ध्रुवीय भालू, वो सिर्फ ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, है ना। जैसे हमारे यहाँ मिलने दिखने वाला हनुमान, है ना, वो क्या होते हैं, एक वनस्पति क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे कि गिलहरी के बारे में आपने सुना होगा, गिलहरी आप लोगों ने देखा होगा अपने घर के आसपास भी, और गिलहरी एक आपको हम यहाँ पर भी दिखाते हैं, ये देखिए गिलहरी, है ना, एक ये गिलहरी है। अब ये गिलहरी और वो उस गिलहरी में क्या अंतर है, ठीक है, ये गिलहरी और उस गिलहरी में क्या अंतर है ना। तो इसका देखिए लंबा पूंछ होता है, और हम लोग जो घर के आसपास गिलहरी देखते हैं जिसकी पीठ पर 3 रेखाएं होती है, वो 3 रेखा वाला गिलहरी से ये दुगुना से तिगुना बड़ा होता है ना, इसीलिए इसको कहते हैं विशाल गिलहरी। क्या कहते हैं, विशाल गिलहरी। और ये किसी खास क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, किसी खास क्षेत्र में, जैसे जंगली आम, ये भी किसी खास क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, विशेष क्षेत्रीय स्पीच भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्या है, प्राणी अभ्यारण्य, है ना, वन्य प्राणी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। वन्य प्राणी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान क्या है, हाँ, वन्य प्राणी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। तो आरक्षित वनों की तरह कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहलाते हैं। जैसे कि मान लिया जाए, जैसे कि आप समझिए इस बात को, आराम से समझते हैं। वन्य प्राणी अभ्यारण्य, जैसे कि हमारे क्षेत्र से बाघ विलुप्त हो रहा है, क्या हो रहा है, भारत से बाघ क्या हो रहा है, विलुप्त हो रहा है। अब बाघ को संरक्षण देना है, तो हमने क्या किया, एक क्षेत्र बनाया, और इस क्षेत्र में क्या किया, बाघ को संरक्षित रखा। किसको संरक्षित रखा, बाघ को संरक्षित रखा। इसको कहेंगे वन्य प्राणी अभ्यारण्य। क्या कहेंगे, वन्य प्राणी अभ्यारण्य। ठीक है, उसके बाद आता है राष्ट्रीय उद्यान। क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें होता है कि यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संपूर्ण संघटकों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि एवं ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। ये क्या करते हैं राष्ट्रीय उद्यान, जैसे कि मान लिया जाए कि एक क्षेत्र बनाया हमने, ये एक क्षेत्र है हमारा, यह है राष्ट्रीय उद्यान। क्या है ये, राष्ट्रीय उद्यान है आपका। अब क्या करेंगे, राष्ट्रीय उद्यान में कोई विशेष प्रकार का पशु होगा, है ना, किसी विशेष प्रकार का पेड़ होगा, है ना,
कोई ऐतिहासिक स्थल होगा, है कि नहीं, ऐतिहासिक स्थल होगा। इन सब चीज का जब हम लोग संरक्षण करेंगे, इन सारे की सारे चीजों का संरक्षण करेंगे, तो इन सारे की सारी चीजों का संरक्षण जब करेंगे तो उसको कहेंगे राष्ट्रीय उद्यान। क्या कहेंगे? राष्ट्रीय उद्यान कहेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, प्राणी अभ्यारण्य, उसके बाद उधर जो था, है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य, उसके बाद क्या था, ये जो था आपका, है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य, उसके बाद क्या, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल क्षेत्र, वन्य जीव अभ्यारण्य। ये सारे के सारे चीजों के बारे में अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं, आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो वीडियो YouTube पर अवेलेबल है और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सबसे पहले आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं ना, टेलीग्राम पे EBFI ऑफिशियल, EBFI ऑफिशियल, है ना। वहां पर क्या मिलेगा आपको, वहां पर क्लास 8 का हैंड रिटन नोट्स, है ना, हैंड रिटन नोट्स आपको वहां पर उपलब्ध हो सकता है। ठीक है, आराम से आप वहां पर उपलब्ध कर सकते हैं। ठीक है, संकटापन्न जंतु के बारे में जानते हैं। वैसे जंतु जैसे कि आप ये पर क्लास 8 का देख रहे हैं, है ना, क्लास 8 विज्ञान का चैप्टर आपका क्या है, वन्य प्राणी एवं उसका संरक्षण। वन्य प्राणी एवं उसका संरक्षण, ये चैप्टर का नाम है। क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर का नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, है ना, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो इस चैप्टर को भी हम लोग आराम से देखते हैं। उसके बाद रेड डाटा बुक क्या होता है? तो संकटापन्न प्रजाति क्या होता है? वैसे प्रजाति जिसकी संख्या बहुत कम बची है ना, जो विलुप्त होने के कगार पर है, उसको कहते हैं संकटापन्न जंतु। जैसे जो संकटापन्न जंतु होते हैं, जो संकटापन्न जंतु होते हैं, उन्हें रेड डाटा बुक में संरक्षित किया जाता है। जैसे कि रेड डाटा बुक क्या होता है? रेड डाटा बुक एक किताब है, एक डायरी है, जिसमें कि वे सभी जानवरों का नाम लिखा है, या जीव जंतुओं का नाम लिखा है जो कि धरती पर से विलुप्त होते जा रहे हैं। जैसे कि पहले आप गिद्ध बहुत देखते होंगे, आप दादाजी को पूछेंगे या पिताजी को पूछेंगे तो उन्होंने गिद्ध देखा होगा, लेकिन हमने कभी गिद्ध नहीं देखा, हमने सिर्फ चिड़ियाघर में गिद्ध को देखा, है ना। तो पहले गिद्ध बहुत होते थे, अब गिद्ध नहीं है। इसका मतलब क्या है? गिद्ध धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है ना। तो ऐसे जीवों को हम क्या करेंगे? संकटापन्न जंतु में रखेंगे। चील भी अब बहुत सारा विलुप्त होने वाला है, होते जा रहा है ना। तो चील भी अब देखने को बहुत सारा नहीं मिलता है। ठीक है, रेड डाटा बुक के बारे में हम लोग, वही बुक है जो संकटापन्न जंतु है ना, उसका नाम इसमें लिख दिया, तो ये डाटा बुक हो गया। प्रवास क्या होता है? जैसे कि मान लिया जाए कि आप भारत के रहने वाले हैं, है ना, और आप घूमने के लिए दूसरे देश चले गए, है ना, घूमने के लिए कहां चले गए? दूसरे देश चले गए। तो आप भारत से, कहां से? भारत से, अपना प्यारा जो भारत है, इस भारत से, अभी मैप बनाने का टाइम नहीं, भारत से, कहां से? भारत से आप चले गए यूएसए घूमने के लिए, है ना। सबका सपना होता है हम अमेरिका घूमने जाएं। तो भारत से आप यूएसए चले गए, लंदन चले गए, है ना, पेरिस चले गए। तो यूएसए से आप बाहर गए, तो आप भारत से गए यूएसए, तो आप यूएसए में प्रवासी हो गए। क्या हो गए? प्रवासी। यानी कि आप यहाँ के वासी नहीं है, वासी आप यहाँ के हैं, यहाँ के प्रवासी हैं आप। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए कि कोई पाकिस्तानी है, क्या है? पाकिस्तानी है, और वो भारत में आकर के रह रहा है, भारत में आकर के रह रहा है, तो वो भारत के लिए क्या हो गया? प्रवासी। और पाकिस्तान का क्या है? वो वासी। ठीक है, भारत का वासी यूएसए अगर चला गया तो वो वहां पर प्रवासी हो गया। तो उसी तरह कुछ पक्षियां भी होते हैं जो कि हमारे यहाँ कुछ समय के लिए आते हैं हमारे क्षेत्र में, बल्कि उसका वो निवास स्थान नहीं है, कुछ समय के लिए हमारे क्षेत्र में आते हैं। तो ऐसे पक्षियों को प्रवासी पक्षी कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बच्चों? प्रवासी पक्षी कहेंगे। समझ में आ गया? उसके बाद पुनः चक्रण क्या होता है? देखिए, जैसे कि आप कागज का नाम सुने होंगे, है ना। कागज बनाया जाता है पेड़ काट करके। क्या काट करके? पेड़ काट कर कागज बनाया जाता है। कागज कैसे बनता है, इसका शॉर्ट हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, है ना। कागज पेड़ काट करके बनता है, और जब पेड़ काट करके कागज बनता है, तो अब इसमें क्या करना है आपको? इसमें करना है कि उस कागज को, है ना, उस कागज को जब आपने लिख दिया, कॉपी बर्बाद मतलब भर गई आपकी, उस कागज को आप बेच दीजिए। बेचने के बाद क्या होगा? इस कागज से गला करके, क्या करके? गला करके पुनः कागज तैयार किया जाएगा। कागज बना पेड़ काट करके, आप कागज बेच दीजिए, बेच के गला करके उसको फिर से क्या बना दिया जाएगा? कागज। और कागज बना करके फिर आपके पास आ जाएगा नया। तो इसको कहते हैं पुनः चक्रण। क्या कहते हैं? पुनः चक्रण कहते हैं इस प्रक्रिया को। तो ये हमें करना चाहिए, हमें जो कागज हमने यूज किया उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने कॉपियों को अच्छी तरह से रखना चाहिए और उसे समय समय पर
बेच देना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमें कागज का पुनर्चक्रण में सहायता मिलेगी और पेड़ कम काटे जाएंगे, है ना। सबसे बड़ी बात है पेड़ कम काटे जाएंगे। उसके बाद पुनः रोपण क्या होता है, पुनर्वन रोपण। पुनर्वन रोपण होता है मतलब कि पेड़ पौधे जंगलों को फिर से विकसित करना, क्योंकि पृथ्वी का फेफड़ा जंगल, पृथ्वी का जो फेफड़ा है वो जंगल है ना। पृथ्वी का फेफड़ा वैसे अमेजोन का जंगल को कहा जाता है, लेकिन पृथ्वी पर जो हवा को साफ करने वाला एकमात्र साधन है वो है पेड़। इसीलिए पेड़ का संरक्षण जरूरी है, क्योंकि अगर पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी, हम पिछले चैप्टर में पढ़े भी थे कि अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा तो आसपास के द्वीप समूह क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसका संरक्षण करना अति आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका त्वरित पुनरावृत्ति। वन उन्मूलन हम लोगों ने पढ़ा, वन उन्मूलन के कारण को देखा, इसके प्रभाव को देखा। वन उन्मूलन, जब वन को काटा गया, वन उन्मूलन का कारण क्या है, घर बनाने के लिए, इमारती लकड़ी के लिए, है ना, खेती करने के लिए, इन सभी के लिए क्या था, वन। इसका अगर प्रभाव क्या होगा, वैश्विक तापन होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, जिससे आसपास के द्वीप समूह विलीन हो जाएंगे जल में, है ना। उसके बाद इनके और सारे प्रभाव को हमने देखा। वन्य जीव संरक्षण अभियान, अभ्यारण्य और संरक्षित क्षेत्र को हमने देखा। उसका संकटापन्न, संकटापन्न जंतु के लिए रेड डाटा बुक को मैंने देखा, इसका संरक्षण कैसे किया जाए ये हमने देखा। संरक्षण के लिए सरकार भी अनेक प्रकार के प्रयास कर रही है, इसके साथ साथ सरकार का सहयोग हमें भी करना चाहिए। ठीक है, तो हमने इन सारी चीजों को यहाँ पर देखा, जितने सारे की पॉइंट थे, है ना, इस जितने सारे की पॉइंट थे, प्रमुख शब्द, मैंने सारे के सारे शब्दों को आपको बता दिया। जैव विविधता बता दिया, जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र बना दिया, वनोन्मूलन बता दिया, है ना। ये सारी की सारी चीजें हमने आपको बता डाली। जैसे कि देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया। हाँ, तो मैंने आपको जैव विविधता बता दिया, जैव मंडल आरक्षण बता दिया, वनोन्मूलन बता दिया, मरुस्थलीकरण, पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है ना, पारितंत्र क्या होता है इसके बारे में जानना, इसमें पारितंत्र के बारे में हमने नहीं बताया। ठीक है, पारितंत्र देखिए क्या होता है। प्रत्येक जीव एक दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, है ना। जैसे कि सांप कछुए पर निर्भर है, नहीं, सांप किस पे निर्भर है, मेंढक, मेंढक खाएगा सांप। और मेंढक किसको खाएगा, कीट पतंग को। कीट पतंग किसको खाएगा, हरी पत्तियां, है ना, वही खाएगा ना। तो ये सब एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं और ये पारितंत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, पारितंत्र। यानी कि प्रत्येक जीव एक दूसरे के बीच तालमेल बनाए रखता है, इसी को कहते हैं पारितंत्र। संकटापन्न स्पीच के हमने देखा। उसके बाद विशेष क्षेत्र की क्षेत्रीय स्पीच विलुप्त, उसके बाद प्राणी जात, वनस्पति जात, प्रवासी पक्षी, राष्ट्रीय उद्यान, रेड डाटा बुक, पुनर्वन रोपण देखा और अभ्यारण्य को हमने देखा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हमने देख लिया। ठीक, अब बचा इसका प्रश्न उत्तर। क्या बचा, इसका प्रश्न उत्तर बचा। ठीक है, तो इसका प्रश्न उत्तर हम आपको पार्ट 2 में देंगे। कब देंगे, पार्ट 2 में देंगे। तो बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसके अलावा पार्ट 2 आपको इस जगह स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना। आप यहाँ पर क्लिक करके भी पार्ट 2 चला करके इसका क्वेश्चन आंसर आप तुरंत देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखना है तो आप पार्ट 2 को देख सकते हैं। उसके बाद इसके अलावा मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो आप क्लास 8 साइंस के लिए या फिर मैथ के लिए या फिर किसी सब्जेक्ट के लिए अगर आप सर्च कर रहे हैं तो कमेंट में बताइए किस टॉपिक पे आपको दिक्कत है, उस टॉपिक का मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। या फिर अगर अवेलेबल है पहले से तो आप वहां पर वीडियो देख सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद अगर आप क्या कीजिए, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए, है ना। टेलीग्राम का नाम है EBFI ऑफिशियल। ठीक है, उसके बाद आप हर दिन, अगर आपके घर में कोई क्लास 10 का विद्यार्थी, तो हर दिन यहाँ संध्या 7:30 बजे लाइव क्लास चलता है, तो आप उस लाइव क्लास में भी जुड़ने के लिए उसे सजेस्ट कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से अच्छी चीजें बताई जाती है, ऑब्जेक्टिव खास करके बहुत ज़्यादा क्लियर कराया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को हमने यहाँ पर देखा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके प्रश्न उत्तर का। उसके बाद जो अगला वीडियो आपका आएगा उसमें अध्याय 6 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और अध्याय 6 जो आपका है वो अध्याय 6 का नाम है जंतुओं में जनन। इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।